नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी बुद्ध पुष्पा चैनल में। आप पिछला वीडियो मैंने बनाया था संधि के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम अक्षर। तो बच्चों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, इसके अच्छे से समझ में आने के लिए। बच्चों, आज का टॉपिक है अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम अक्षर। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। अनुस्वार क्या होता है बच्चों? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए, पंखा। पंखा का उच्चारण कर रहे तो हम न का ध्वनि जो है, जैसे न, नाग बोले चाहे नाग पंचमी बोले, तो नौ की जो ध्वनि है वो पूरी तरीके से नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अभी देखिए, अनुस्वार का उपयोग पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। जहां पर भी ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है केवल पंचम अक्षर के लिए किया जाता है। तो ये आप नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। क्या दिया है देखिए, गंगा। तो गंगा को हम पहले क्या करते थे? देखिए बच्चों, ये देखिए अंग लिखा है, ये पंचम अक्षर है, ये भी पंचम अक्षर है, ये भी पंचम अक्षर, ये भी ठीक है बच्चों। तो पंचम अक्षर लेकिन बिना स्वर के होने चाहिए। बिना स्वर का मतलब, जैसे अभी पंचम अक्षर कौन कौन से है? अंग, इय, इय, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको सारे। लेकिन ये स्वर के बिना कैसे होंगे? जब इसके नीचे हल लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वर के बिना हो जाएगा। तो जब स्वर के बिना पंचम अक्षर लिखा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, डॉट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। अभी देखिए थोड़ा एक नेक्स्ट इसके रूल की तरफ चल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद, स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि स्वर रहित पंचम, अभी ये देखिए ये क्या हो गया? पंचम वर्ण ये सारे हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे पंचम वर्ण हैं। अगर स्वर रहित बोला जाए तो कैसे हो जाएगा? ड के नीचे हल, य के नीचे हल। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? स्वर रहित हो जाएगा। तो अगर होता है तो पंचम वर्ण के स्थान पे, तो जहां पर ये पंचम वर्ण आता है उसके स्थान पर वो क्या हो जाता है? आपको डॉट के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे ये क्या हो गया? गंगा, ये हट के इसके ग के ऊपर ये चला गया। चंचल, ये उठ के च के ऊपर चला गया। ठीक है, झंडा का झ के ऊपर चला गया, गंदा का डॉट के ऊपर, कंपन का डॉट के ऊपर। अच्छा बच्चा, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए कि पहले हम ऐसे लिखते थे। देखो कहीं कहीं पर आप देखो, चंदा ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, लेकिन जो हिंदी का जो रूप है, अब जो है हिंदी का जो रूप मान लिया गया है, उसमें अब मानक रूप में ये चंदा का इस तरीके से लिखना अब गलत माना जाता है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको हम अनुस्वार के ही रूप में लिखते हैं, जैसे यही इसका सही रूप है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप लोगों को? अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। यदि किसी शब्द में दो पंचम अक्षर एक साथ आए, ठीक है बच्चे, दो पंचम अक्षर कैसे? जैसे ये न न, इसको हम मैं आपको ऐसे लिखकर दिखा दूं। ठीक है, ये गन्ना इस तरीके से, ये न न, ये क्या हो गया? पंचम अक्षर हो गया। ये न न पंचम अक्षर, ये न न ये पंचम अक्षर, ये म म पंचम अक्षर, ये म म पंचम अक्षर। तो जब पंचम अक्षर एक साथ अगर आए, ठीक है बच्चों, अगर एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे? अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहले वाले को हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। ये सारे गलत है। ठीक है, तो इसका सही रूप क्या है? इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा? उसको हम हाफ में भी लिख सकते हैं, जैसे ये म को हम हाफ लिखे, इसको हम हाफ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले रूल क्या कहता है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए कि आया है समझ में। चलिए देखिए, अभी नेक्स्ट क्या कहता है हमें। नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि पंचम अक्षर य व ह के पहले आए तो पंचम अक्षर अपने मूल रूप में लिखा जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा
कि दो, अगर एक पंचम अक्षर दो बार आए, म आए, न आए, न आए, तो पहला वाला हाफ हो जाता है। उसके पहले हमने क्या कहा कि पंचम अक्षर अगर आए लेकिन वर्ग वाला, ये भी ध्यान में रखिए बच्चों, वर्ग, तो वर्ग क्या क्या होता है, क से म तक का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको क से म तक का वर्ग होता है। अब तीसरे नियम में क्या बोल रहा जा रहा है, य व ह के पहले अगर कोई पंचम अक्षर आ जाए, ये देखिए ये सारे क्या बोलते हैं, पंचम अक्षर है, तो इसको हम आधा करके लिख देंगे, हाफ करके लिख देंगे। तो ये इसका मानक रूप है, ये इसका मानक रूप है, मतलब ये अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर उष्म व्यंजन हो, तो उष्म व्यंजन के समय में हम क्या करेंगे, उष्म व्यंजन हो तो श, स, श, स, ह अगर होता है तो हम क्या करेंगे, ये आपका मानक वो भी डॉट के रूप में प्रयोग होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताना चाहूंगी, एक देखिए ध्यान से देखिए, अगर इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सारे अमानक है, अगर इस तरीके से लिखते हो मतलब ये गलत है। ठीक है, अगर अशुद्धि शोधन में जाते हैं, देखो वर्तनी शोध शुद्ध लिखने के लिए आता है, शुद्ध लेखन के लिए आता है, अगर इस तरीके से आपने ये प्रोनाउंसिएशन के लिए अंशु ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको भी हंस ही प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका सही रूप क्या है, ये है। ठीक है, तो अब देखिए वर्ग में, वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं बताइए, क से म तक। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके, वर्ग हो गए। अब वर्ग के अलावा जो भी है, य र ल वो जो भी है, इसके बाद अगर पंचम अक्षर आता है, इसके बाद मतलब जैसे कि इस वर्ड, ये वर्ड आया य र ल व श स ह, ठीक है, छ, तो इसके पहले अगर अगर क्या आ जाता है, पंचम अक्षर आ जाता है, जैसे जैसे ये श के पहले आया है, ये क्या है, पंचम अक्षर है। ये न के, ये श के पहले आए, ये भी पंचम अक्षर है। तो ये अगर इसके बाद आएगा तो ये डॉट के रूप में ही आता है। ठीक है, और इसका हम वर्ण विच्छेद करते हुए, एक वंश छोटा सा शब्द है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद, व के नीचे हल, ठीक है, और व के नीचे हल, और अ प्लस ये अनुस्वार क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे डॉट के रूप में। और या तो अनुस्वार हम लिख भी सकते हैं, ऐसे अनुस्वार लिख भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद शौ का जैसे आता है आपका शौ प्लस अ। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यहीं पर अगर मैंने बोला चंदा लिखने के लिए, चंदा लिखा हुआ है, ठीक है, ये द क्या इसमें आता है, पंचम अक्षर में आता है, ये शौ किस में आता है, पंचम अक्षर से बाहर है ये। ठीक है बच्चों, तब इसका वर्ण हम कैसे, वर्ण विच्छेद करते समय आप समझिए, जो ऊपर वर्णित जो भी रूल है उसका, उसमें ये नियम सारे लागू होते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो च प्लस अ प्लस, अब ये डॉट जब ऊपर लिखा है, तो ये द जिस वर्ग में आता है उसका पांचवा वर्ण, तो त किसमें देखो, त, थ, द, ध और न, तो पंचम अक्षर क्या हो गया आपका, न। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस करके न लिखेंगे, प्लस करके न लिखेंगे, फिर बाद में सिंपल द प्लस आ। ठीक है बच्चों, तो ये जहां पर जब पंचम अक्षर का वर्ण विच्छेद होता है तो वो इस तरीके से होता है। मे भी आपको समझ में आया होगा कि ये क्या रूल्स क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं मैम ने अच्छे से सिखाया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही सम उपसर्ग है, तो अगर सम उपसर्ग है तो क्या करोगे बच्चों, अगर सम उपसर्ग रहेगा तो ये म की जगह आराम से डॉट लगा दो। इसका भी वर्ण विच्छेद में के नियम में क्या आ जाएगा, वर्ग के बाहर है, देखो ये क्या है, ये वर्ग के बाहर है, तो वर्ग के बाहर के लिए सारे का रूल ये देखो, य भी बाहर है, ब, व, ह, श और र, तो ये सारे क्या है, वर्ग के बाहर। वर्ग बार बार रिपीट कर रही हूँ, क से लेके म तक ही केवल वर्ग में आते हैं, क से लेके केवल म तक। ठीक है बच्चों, तो इसका भी सेम वैसे ही वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये म किस में जाएगा, ये डॉट में ही जाएगा। रियल, ठीक है, इसको हम हाफ में लिखेंगे तो ये गलत कहा जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी देखिए उष्म व्यंजन आपको मैंने अभी बताया, अभी सम का हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, यदि अगर किसी शब्द में पंचम अक्षर अंत में आता है तो उसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, कभी भी याद रखिए, पंचम अक्षर अगर अंत में आता है
तो हम उसे ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, उसको हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि वो गलत माना जाएगा। अगर म को हम लास्ट में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर म पंचम अक्षर कभी भी लास्ट में आएगा तो ये डॉट के रूप में ही जाएगा, लेकिन इसका उच्चारण जैसे अहम भी अगर हम लिखते हैं, अहम जैसे लिखा हमने, इसको प्रोनाउंस हम अहम करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो हैगा उसको हम कैसे लिखेंगे, अहम डॉट के रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, अब देखिए लास्ट बच रहा है आपका। हाँ, अभी ये कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आपको उसका वर्ण विच्छेद कीजिए। जो पंचम के अक्षर के मैंने रूल्स बताए उसको देखकर, जैसे अभी अनुनासिक क्या होता है, एक मिनट, अब देखते हैं हम अनुनासिक के बारे में। तो अनुनासिक क्या होता है, ज्यादातर हम इसे क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु को भी हम, चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, उस इन स्वरों पर क्या लगा रहता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर होती है। पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा गांव, ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। ठीक है, तो अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। और जहां पर ये मात्राएं, जहां पर कोई मात्रा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे हम मैं बताती हूँ, अ की मात्रा, आ, आ की आ वाले शब्द होंगे, अ की वाले होंगे, उ वाले होंगे, और बड़ी उ वाले होंगे। आपको पता है ना ये सारे मात्रा कैसे लगते हैं, नीचे की तरफ लगेंगे। ये आ की मात्रा, लेकिन इसकी शिरोरेखा को, जैसे ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये बी ई की मात्रा है। इसके रूल्स मैं आपको नीचे बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो, शिरोरेखा के ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु जब आएगा वो कैसे आ जाएगा, आपका डॉट के रूप में आ जाएगा चंद्र बिंदु। जब शीर्षक के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु इसके स्थान पर बिंदु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो अभी ये बिंदु लिखा हुआ, तो ये अनुस्वार है कि अनुनासिक है? बच्चे बहुत वर्ण विच्छेद के टाइम पर गलत कर देते हैं। तो ये अनुस्वार नहीं है बच्चों, ये क्या है, अनुनासिक है। ये जो बिंदु लिखा रहा है वो क्या है, उसमें जो डॉट दिख रहा है वो अनुनासिक है। मैं के ऊपर जो डॉट दिख रहा है वो अनुनासिक है, गुण के ऊपर जो डॉट दिख रहा है वो अनुनासिक है। तो अभी हम देखते हैं उसका, इसका अगला रूल क्या कहता है, इसके रूल क्या है, इसके नियम क्या है। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर जब अ आ उ के साथ अनुनासिक आएगा तो ये इसके इस तरीके से रूप में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, धुआं लिखा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है, चांद है, कांप है, महंगाई है। अभी म के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, म के कोई मात्रा मतलब नहीं है, अ है। उंगली, कांच, अभी देखो ये ऊ की मात्रा, ठीक है, ये ऊ की मात्रा। तो हमें क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर, अ आ उ और ऊ के साथ जब भी अनुनासिक आएगा तो वो ये चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो स्वर है, कौन कौन से बचते हैं, ई ए ओ औ। ठीक है, तो इसमें जब अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहाँ करते हैं, डॉट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं के ऊपर जो डॉट लिखा है वो क्या है बच्चों, अभी मैं इसका वर्ण विच्छेद करके आपको बताऊं। अगर मैं के करोगे तो वर्ण विच्छेद क्या आ जाएगा, म प्लस ए। ठीक है, म प्लस ए प्लस चंद्र बिंदु आएगा, इसका वर्ण विच्छेद इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, समझे आप लोग? तो ये अनुस्वार नहीं है, ध्यान रखिए, ये क्या है, अनुनासिक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखते हैं। अब ये कुछ शब्द दिए हैं आपको मैंने, जो भी रूल्स सिखाए इसके ऊपर से। जैसे अनुनासिक एक स्वर है, और अनुस्वार क्या होता है, मूल रूप से एक व्यंजन है। वो अनुस्वार के लिए देखो, हम पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं हम इसे स्वर के साथ में, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है व्यंजन के साथ होता है, इसलिए अनुस्वार क्या होता है, मूल रूप से एक व्यंजन कहा जाता है। कुछ शब्दों के प्रयोग के कारण उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे देखो, अभी अगर कुछ शब्द में अगर हमने दोनों जगह अलग अलग ये प्रयोग किया, अभी हंस बोले तो क्या होता है, एक जल पक्षी होता है जो पानी में रहता है, वो पक्षी है, उसे हम क्या कहते हैं, हंस कहते हैं। लेकिन अगर चंद्रबिंदु अगर ऊपर लगा दिया, हंस लगा दिया, तो हंसना बनता है, नाम प्रत्यय जोड़ने से हंसना बनता है। और हंसना क्या है, एक क्रिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक डॉट में और चंद्रबिंदु में, दोनों में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से इसका आप वर्ण विच्छेद कीजिए और करके देखिए आपको आता है कि नहीं। एक आध करके हम दिखा देते हैं आपको,
और बाकी आपको करना है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ड प्लस अ, ड प्लस अ हो गया। अब ये देखिए वर्ग में से है, तो वर्ग में तो है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन से ट ठ ड अड़, तो ये अड़ आएगा यहाँ पर, इसके नीचे हल, ठीक है। और ड प्लस आ, आया बच्चों समझ में। अब ये देखिए संरचना, एक इसका देख लेते हैं संरचना का। तो संरचना का फिर कैसे आ जाएगा आपका, 100 वैसे ही लिखेंगे, खाली मैं उतना ही खाली करती हूँ, और प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अब इसके आगे र है, अगर र है तो ये वर्ग से बाहर है, तो इसका वर्ण विच्छेद हम करते समय क्या करेंगे, ये डॉट को हम ऐसे लिख देंगे, या तो इसके बदले में हम अनुस्वार लिख देंगे, अनुस्वार लिख देंगे। और बाकी बाकी जैसा आगे आगे कर सकते हैं, र च ना, र प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस न प्लस आ, तो इस तरीके से आप हो जाएगा संरचना। तो बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, जरूर उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों। फिर मिले फिर मिलेंगे अगले टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।